हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, साइंस का ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में भी हम लोगों ने टॉप 50 सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए थे, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो 50 हमने कवर कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के नेक्स्ट 50 मतलब कि इसके थ्रू हमारे टोटल 100 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग ये कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है संचार में। तो दूरसंचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देने वाली ये एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि कांच के बने बहुत ही बारीक तंतु, जिसे आप कहते हैं फाइबर का उपयोग संचारी तारों के रूप में किया जाता है। इसे आप करंट से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ है अंडमान निकोबार। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार के बीच ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी तार है, जो कि पानी के बीच बिछाई गई है। ये कैसी है? ये एक तरह की संचार टेक्नोलॉजी है, जिससे यहाँ कम्युनिकेशन को, अंडमान निकोबार में भी यहाँ कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक रंग ये कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। इन्हें कहा जाता है प्राथमिक रंग। इन्हीं तीनों को मिलाकर के अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। अगला है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसमें मेथानोइक एसिड ये पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। फिर अगला है, निम्न में से कौन 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? इनमें से जो गैलियम है ये पिघलता है 30 डिग्री सेल्सियस पर। परमाणु के लिए नाभिक का मॉडल ये किसने दिया था? तो ये दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस 4R सिद्धांत का पालन किया जाए कि पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके? तो ये 4R सिद्धांत है, रिड्यूस, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग में लाना, और रिसाइकिल यानी कि इसका पुनः चक्रण करना, फिर है रिकवर। यही है 4R सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल देशों के बीच किसके लिए समझौता है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए, इसके लिए यह एक समझौता है, जिसे आप क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ गेर लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए गैस। इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसके द्वारा UNFCCC का गठन किया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। अगला है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है गॉस। अच्छा, स्टेरेडियन ये किसका मात्रक है? तो ये है ठोस कोण का। टेस्ला ये मात्रक है चुंबकीय तीव्रता का। ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, इन सभी को मैं PDF में मॉडिफाई करूँगी। तो इसे किससे मापा जाता है? बोलोमीटर से। अच्छा, एवोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रेडियो में उत्पन्न जो दोष हैं इसका पता लगाया जाता है। फेदोमीटर, तो इससे समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। डिप सर्कल, इससे नीति कोण को मापा जाता है। अगला है, प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत का आविष्कारक ये कौन है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत के आविष्कारक जो कि हैं थॉमस यंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करें विवेस्टर की, तो इसने प्रकाश के ध्रुवीकरण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, मतलब कि किस उपकरण के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है मोटर से। जबकि जो डायनामो है, डायनामो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि जो माइक्रोफोन है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन की औसत मात्रा ये कितनी होती है? तो ये लगभग 17% होती है। जबकि जल की औसत मात्रा ये होती है लगभग 65%। वसा की औसत मात्रा होती है 12%। जबकि खनिज और विटामिन इनकी औसत मात्रा लगभग ये 7% होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम ये क्या है? तो विटामिन ई इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अच्छा, कैल्सीफेरॉल ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो ये है स्टेपीडियस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में पाई जाती है, जिसे आप स्टेपीस के नाम से जानते हैं। और
मानव के कान में ही सबसे छोटी पेशी भी पाई जाती है, इसे स्टेपीडियस कहते हैं। तो ये तो है सबसे छोटी पेशी। यदि पूछी जाए कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो ये है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि पाई जाती है बैक साइड मतलब कि कमर में। सबसे बड़ी, सबसे छोटी। और यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो ये है साइटोरिस, जो कि कहाँ पाई जाती है, फीमर में। और फीमर जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये जांघों में पाई जाती है। अगला है अस्थमा रोग का कारक क्या है, तो इसका कारक है कवक। और कवक से ही अन्य कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि एथलीट फुट, जिसे आप हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, गंजापन, ये सभी कवक के कारण होता है। बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इन्हें सेमोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा, हेलोफाइट्स ये किसे कहते हैं, तो ऐसे पौधे जो कि दलदली भूमि में उगते हैं। ऑक्जिलोफाइट्स ये किसे कहते हैं, तो ऐसे पौधे जो कि अम्लीय मृदा में उगते हैं। जबकि लिथोफाइट्स ऐसे पौधे जो कि चट्टानों में उगते हैं। अगला है रजत क्रांति का संबंध, ये किससे है, तो इसका संबंध है अंडे के उत्पादन से। जबकि आलू के उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति, बागवानी उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति, और दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता ये कौन थे, तो ये थे कैवेंडिश। और हाइड्रोजन जिसे आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है तब पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रयोग में ली जाती है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप ये क्या है, तो ये है हीरा। साथ ही ये सबसे कठोर पदार्थ भी है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि ये किसकी कमी से होती है, तो थायराइड ग्रंथि जो कि पाई जाती है गले में, जब इसकी असामान्य वृद्धि होती है मतलब ये फैल जाता है, तो ये किसके कारण फैलता है, आयोडीन की कमी के कारण। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं घोंघा रोग, क्योंकि ये कहाँ होता है, ये होता है गले में। अगला है गुणसूत्र में होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए हमारा जो शरीर है ये हज़ारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इसी कोशिका में बीच में पाया जाता है केंद्रक, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी न्यूक्लियस में पाया जाता है ये गुणसूत्र, जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम। इसे आप समझेंगे, ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो जोड़ी में यदि पूछा जाए तो ये होते हैं 23 जोड़ी, और वैसे यदि देखा जाए तो इनकी संख्या होती है टोटल 46। इसे यदि आप थोड़ा खींचेंगे तो ये क्या हो गया, डीएनए, और खींचेंगे कुछ इस तरह से तो ये जो बनता है इसे ही हम कहते हैं जीन। और इसकी खोज की किसने थी, जोहानसन ने। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है, तो गिरगिट अपना रंग वर्णक कोशिका के कारण, यानी कि इसी की उपस्थिति के कारण बदलता है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई ये क्या है, तो इसकी माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। अच्छा, ये पारिस्थितिकी पदछाप ये होता क्या है, तो पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो कि मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है, यही कहलाती है पारिस्थितिकी पदछाप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, तो हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो जलवायु से सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित होता है तो ये होता है कृषि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है, मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन ये कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है चाइना में, इसके बाद अमेरिका, और अपना देश भारत इसमें तीसरे स्थान पर आता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय क्रिया की जो योजना थी ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 2008 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगला है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। और जब बैरोमीटर अचानक से गिर जाए तो ये किसका सूचक होता है, आंधी तूफान का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 43, और ये 1937 में यानी कि 1937 में पहली बार निर्मित किया गया था।
निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ये होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण ये एकमात्र ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो इसका कारण है धूल के कण। अगला है, पीतल मिश्र धातु है, मतलब कि पीतल ये किससे किससे मिलकर बनी हुई है? तांबा और जस्ता से, जिसमें कि इसमें 70% ये तो तांबा होता है, शेष हिस्सा ये होता है जस्ते का। अगला है नीला थोथा, ये क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट है और इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4 5H2O। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन में यदि देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है ये है कैल्शियम का। और यदि देखा जाए तो प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। 65% तो होता है ऑक्सीजन, 18% ये होता है कार्बन, 10% होता है हाइड्रोजन, 3% होता है नाइट्रोजन और 1% इसमें होता है फॉस्फोरस, जबकि 1.4% लगभग इसमें होता है कैल्शियम। अगला है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण बॉडी में नहीं होता। यदि देखा जाए तो विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? विटामिन के हो गया, विटामिन B12 और विटामिन डी। अगला है, एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में RNA और प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, एड्स ये किस वायरस से होता है? HIV वायरस से। तो ये एक तरह का रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस कहने का मतलब है कि RNA के निर्माण के लिए अनुवांशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के एक प्रकार को ही रेट्रोवायरस कहा जाता है। पौधों में मुख्य रूप से प्राथमिक पोषक तत्व ये कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगला है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ये किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, सबको मालूम है। अगला है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है, ये कब होता है? तो देखिए, जब जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इनकी मात्रा में असाधारण बढ़ोतरी होती है तब कैंसर होता है। अगला है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, मतलब कि जो गुर्दा होता है ये कौन सा कार्य नहीं करता? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये कार्य गुर्दे का नहीं है। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो कि इंसान को यानी कि मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है। अगला है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये कौन सा है? तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑर्गन। अगला है, प्रकाश का वेग अधिकतम ये कहाँ होता है? निर्वात में। अंतिम प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में लिया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्सलेट के रूप में फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बात की जाए फार्मिक अम्ल की, जो कि चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड ये नींबू और जो खट्टे फल हैं इनमें पाया जाता है, जबकि एसिटिक एसिड ये पाया जाता है सिरका में। तो यहाँ से हम लोगों ने बायोलॉजी के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सीरीज़ मतलब कि बायो की क्लास फिर से लाई जाए या आप और किसी टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं। जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।